सतनाम। देखो, बात की शुरुआत करते हैं जी। बहुत बातें बताई हैं भाई ने शुरू से लेके, और लगभग लगभग सभी बातें हो गई हैं। देखो दोस्तों, ये जो है ना, सच और ये झूठ की लड़ाई, सच और झूठ की है बस। सच क्या है और झूठ क्या है। देखो, आपने वो कहानी सुनी होगी एक, मैं फिर सुनाता हूँ कि एक किसान होता है और वो बकरा लेके आ रहा था, रिश्तेदारी में गया था कहीं। तो पहले यही था, अनाज दे दिया, कोई बकरा बकरी दे दी या कोई भैंस दे दी, ये ऐसा प्रचलन था हमारे भारत में। तो उसको एक बकरा बकरी दे दी कि जाओ भाई, आप इसको पालना पोसना, आगे इसका वंश चलेगा, आप ले जाना। दे दिया, प्यार में ला जाएंगे। तो वो जा रहा था, जंगल का रास्ता था। चार चोरों ने उसको देख लिया कि भाई ये बकरी ले रहा है और इसकी तो बकरी है, लूटनी है। उन्होंने योजना बनाई, चार चोरों ने। पहला चोर उसके पास गया, उसने बोला कि ताऊ जी राम राम। के राम राम बेटे भाई। नुकरा इस कुत्ते ने कहाँ ठहरा तो कर दे बा। नुकरा पागल, ये बकरी है, कुत्ता नहीं है। नुकरा ना ना बकरी है, तो कुत्ता है ये तो। नुकरा नहीं नहीं, चल चल तू यार, तू जा, तू अपना काम कर। वो चल दिया आगे। अब दूसरा चोर आया, दूसरे चोर ने भी बोला, अरे ताऊ जी राम राम, इस कुत्ते के लेके कहाँ जा रहा है, कुत्ते के लेके तो। उसने कहा अरे नहीं, ये बकरी है, कुत्ता नहीं है। जब दूसरी बार उसने बोला तो उसको कुछ कुछ लगा कि यार ये दूसरा आदमी है, ये भी कुछ सही कह रहा है। मतलब उसका 10% ऐसा हुआ, उसको लगा कि ये कुत्ता ना हो। उसने कहा चल चल यार, तो अपना काम कर। चला गया वो। अब वो तो चार थे, तीसरे को भी आना था। वो 5-10 मिनट फिर आगे चला, फिर वो मिला, ताऊ जी राम राम के राम राम भाई। तो इस कुत्ते को कहाँ लेके जा रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, छोड़ दे इसना कुत्ते ना, और क्या करेगा इसका। उसने कहा अरे भले मानस, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। मगर ताऊ सटी आ गया तो तेरी नजर भी कमजोर होगी, तेरा किसी ने पागल बना दिया। उसने दो बात आगे की कर ली। तो अब उसको लगने लग गया कुछ गड़बड़ है यार, भाई कुछ तो गड़बड़ है। अभी तीन आदमी आगे, तीनों ने कुत्ता बोला। अब वो और आगे चला, जब चौथा आदमी आया ना, उसने राम राम करी और इस कुत्तों के लेके कहाँ जा रहा है, उसने तो वो फेंक, वो बकरी ही फेंक दी उसने, बंदे ने अपने कुत्ता कर लिए। ये चार आदमी हो गए भी, मेरा तो पागल बना दिया मैं, मतलब। फिर वो अपने को कोसने लग गया। मतलब उसको उस सच पे भी यकीन नहीं रहा, वो ऐसा कर दिया, और वो चोर उस कुत्ते उसको बकरी को लेके चले गए। अब जहां पे हम खड़े हैं, अभी जैसे ये भाई बता रहा था, ये नोट है जो, ये नोट 1882 का पेपर करेंसी एक्ट हम बोलते हैं कि भारत में ये ये नहीं था, नोट नहीं थे, सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। वो तय करते थे कि राजा कौन सा है, उसकी मोहर लगी रहती थी, क्योंकि ये उस राज्य का सिक्का है, ये उस राज्य का सिक्का है, ये उसका सिक्का है। उनको बनाता कौन था, सुनार। सुनार की मोहर लगी रहती थी उस पे कि ये उस सुनार की मोहर लगी हुई है, ये सिक्का उसने गढ़ा है, उसने बनाया है। जैसे आज हम, सारी आरबीआई की मोहर लगी हुई है ना, ये आरबीआई करेंसी छाप सकती है, हम अपनी करेंसी छाप के नहीं, ऐसे वो इलीगल हो जाएगा ये सब। ऐसे ही वो जो किसी और सुनार की मोहर लगी नहीं रहती थी ना, तो उसको इलीगल माना जाता था, वो चलती नहीं थी। सुनार की मोहर इसलिए लगती थी कि ताकि उसका भार कम ना हो, उसका मापक कम ना हो। जैसे 1 किलो का बाट होता है, उसके ऊपर किलो लिखा रहता है ना, उस पर मोहर लगी रहती है कि ये किलो का है, उसका भार भी उतना रहता है। और सरकार की मोहर लगी रहती है, जिसको हम आज सरकार मानते हैं, वो जो भी डिपार्टमेंट उसको चलाता है, उसकी मोहर होती है कि हाँ विश्वास कर लेते हैं, पक्का है। तो ऐसे ही उन सुनारों की मोहर लगती थी। अगर रत्ती भर भी फर्क हुआ उसके वजन में, 12.5 ग्राम का एक तोड़ा हुआ करता था हमारे देश में, और आज भी जो जेनवन है, लेकिन आज 10 ग्राम का ही हम तोड़ा मान चुके हैं। ये मान चुके हैं हम, ये भी ठगी है हमारी। 10 ग्राम का हम तोड़ा मानते हैं, जबकि एक तोड़ा जो है 12.5 ग्राम का होता है, जो जो सिद्धांत है। तो
ऐसे ही आज इस पे मोहर लगी है तो इसको हम मतलब जो हमारे बच्चे हैं हम तो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं कि ये नोट है, ये पर्ची है, ये रसीद है। मतलब इसको हम मान चुके हैं ना कि ये धन है। पशुधन हम भूल गए, अनाज धन हम भूल गए, या और जो धन हुआ करते थे, हमारी भूमि जो धन हुआ करती थी इसको भूल के सिर्फ ये धन रह गया। क्या हुआ है हमारे साथ? 1882 से लूट चली आ रही है। 1906 का जो सिक्का कानून है वहां से लूट चली आ रही है। अब 1882 का मेरे देश में कौन बुजुर्ग है जो मुझे आके बताएगा कि ये धन नहीं है? धन तो दूसरा था भाई। दूसरा था। अगर आप वहां जाके वो बातें करोगे तो जो समाज में मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं वो तो कहेंगे फिर पागल हो चुके हैं ये। धन तो ये है। वो जैसे अभी मैंने वो बात बताई है आपको कि वो बेचारा वो किसान ही पागल कर दिया, वो ऐसा मजबूर कर दिया कि वो अपनी असली बकरी को फेंकने पे मजबूर कर दिया उसको। जैसे आज जैसे आज मेरे बुजुर्गों ने मुझे जमीन दी है, मुझे धरती दी है, उसको मैं बेच के इन कौड़ियों में, इन नकली सिक्कों में, नकली इस करेंसी में बेच के मैं बाहर जा रहा हूँ, विदेश चला गया या कुछ भी कर रहा हूँ। वो फेंकना ही तो हुआ। मतलब मुझे शान शौकत अमेरिका में दिखाई देती है, मुझे मेरे जैसे युवाओं को शान शौकत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देती है, सुख वहां दिखाई देता है, यहाँ नहीं। और मेरे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे कि एक टाइम की रोटी हम कम खा लेंगे, आधी खा लेंगे, लेकिन अपने गांव में रहेंगे, धरती को नहीं बेचेंगे, इसको बेच के नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इसको बेच के जा रहे हैं। और ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ। वो बातें याद करो जब बड़े बुजुर्गों ने हमें बोला कि जोड़ में पानी तो मैं पिलाऊंगा, तो पढ़ ले और अच्छी सी नौकरी कर ली और डले में कुछ नहीं रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं वो मेरे बड़े बुजुर्ग? क्या कि खेती में कुछ नहीं है। वो एक पीढ़ी हमें बोलते हुए वो कह के चली गई। लेकिन जब खेती में कुछ नहीं है, अंडानी क्यों खरीद रहा है उसको? अंबानी क्यों खरीद रहा है उसको? क्यों साइलेज बना लिए इतने बड़े बड़े उसने? कुछ कुछ तो गड़बड़ है फिर। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सच और झूठ की लड़ाई है। सच इसको मान चुके हैं हम, ये सच है नहीं है, मान चुके हैं। ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, किसने किए? सरकारों ने किए, प्रशासन ने किए, जो हमको बोलते हैं बार बार आके, या बैंकर ने किए। ये सारी चीजें मतलब एक एक चीज मान के देखो, आप सोचो कि मेरा और बैंक का एग्रीमेंट हुआ, मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी और बैंक ने मुझे कहा कि भैया हम आपको 1 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं, आपकी इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है या प्लाट है या आपका सिंबल है, हम उससे 1 लाख दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट उसको दे दिए। बैंक ने 2 गवाह मांगे, मैंने 2 गवाह भी दे दिए। उसने तहसीलदार पटवारी, जब उनसे वो वेरीफाई होके आई तभी उसने कहा। और मेरा और बैंक का एग्रीमेंट हुआ कि आपको 1 लाख भारतीय रुपए हम दे देंगे। अब बैंक ने क्या किया, एक अकाउंट खोला, लोन अकाउंट, उसमें डिजिट ट्रांसफर कर दिए। डिजिट ट्रांसफर हो गई। अब जब मैं उन डिजिट को लेने गया 1 लाख रुपए समझकर, मुझे ये नोट मिले, कोई 500 का मिला, कोई 200 का मिला, कोई 100 का, 50 का, जितने भी नोट है, जिस जिस समय में वो थे, जिस जिस समय में है। अब मैंने देखा कि यार ये तो रसीद है, मुझे रसीद दे दी। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैंने ये भी नहीं पढ़ा कभी। सेम ऐसे ही मैं धारक को 500 आम देने का वादा करता हूँ, या मैं आपको 500 आम देने का वादा करता हूँ, रसीद मैंने आपके घर भेज दी। उस रसीद की कीमत तब तक रहेगी जब तक 500 आम मैं आपके घर पहुंचा ना दूं। ऐसा ही है ना? तो मेरे इसके बदले में ये 100 रुपए का वादा पत्र है, इसके बदले में मैं मांगता हूं तो मुझे 500 रुपए ये बैंक कब अदा करेगा, या आरबीआई मुझे कब अदा करेगा ये 500 रुपए? ये चीज पता ही नहीं, ना देता। हमने आरटीआई लगा लगा के यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि भारतीय आरबीआई जो ये है और भारतीय सरकार और इन सब ने लिख के दिया है कि जो वैध रुपया है, वैध भारत की जो करेंसी है, उसका हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। आरबीआई ने ये लिख के दे दिया है कि असली रुपया, असली करेंसी कौन सी है, उसका हमारे पास कोई कागज नहीं है। तो फिर ये तो वही कहानी की बात होगी है, हवा हवाई में एक दूसरे के झूठ के और दिलासे में चले हुए हैं हम सब लोग, लेकिन सच्चाई का नहीं पता है, सिद्धांत का नहीं पता है। मतलब ये बात
अब कहाँ पे कनेक्ट होती है सिद्धि जाके कि मेरे मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी मैं उससे भाग चुका हूँ। गांव में रह के जो जिम्मेवारी बनती थी, वो गांव के मुद्दे मुझे उठाने चाहिए थे, उनसे मैं भाग के और विदेश चला गया अपनी जमीन बेच। मैं हर उस युवा की बात कर रहा हूँ जो जमीन बेच के चला गया है, वो गांव का व्यक्ति जो शहर में जाके बस चुका है। क्यों? कि गांव में सुविधा नहीं है। क्योंकि जब हमारे बाप दादे रह रहे थे तब तो सारी सुविधा थी, कुएं अपने थे, तालाब अपने थे, पानी की व्यवस्था थी, आटा वो हाथ से पीस लेते थे, बिजली की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं तो आज ये मानता हूं कि आज हम गुलाम हो चुके हैं पूरे। अगर बिजली ना आए शहर के पास और गांव के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आटा मतलब हम पशुओं को चारा खिलाएंगे या खुद हम आटा पीस के पिएंगे, क्योंकि वो भी बिजली पे डिपेंड हो चुके हैं। ये तो पूरी तरीके से आप लोग मान चुके हो कि जो वो कोरोना काल था वो टोटली फ्रॉड आज सिद्ध हो चुका है ना, वो पूरा का पूरा। लेकिन वो पूरी दुनिया में चला। वो कितनी बड़ी ताकतें होंगी जिन्होंने पूरा सकंजा कसा हुआ है पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे। सरकार यहां तक मान चुकी है, लिख के दे दिया था सरकार ने कि ना तो मैंने धक्काशाही की है और ना जिम्मेवारी ली थी कि आप लोग वैक्सीन लगवाओ। 2023 की अखबार में उन्होंने निकलवा दिया सरकार ने कि मैंने नहीं बोला था आपको इंजेक्शन लो, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। वो सारी अखबारें, वो सारी कटिंग हमारे पास पड़ी हुई हैं। हमने जिम्मेवारी दे दी है। शहर में जो अपने भाई बंधु रहते हैं उन्होंने जिम्मेवारी दे दी है, जो वार्ड का उनका एमसी है उसको, उस एमसी ने जिम्मेवारी दे दी है, जो उनके नगर पालिका है उसको, और जो मेयर बनते हैं उनको जिम्मेवारियां दे दी गई हैं। गांव वालों ने जिम्मेवारी दे दी है सरपंच को। अब जो भी गांव में सड़क बनेगी, तालाब बनेगा, कुआं बनेगा, भाई तूने करना है, जैसे भी करना है। हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग चुके हैं। और आज आप देख लो कि गांव में या कोर्ट में तो न्याय मिलता ही नहीं है। वो तो पूरे चैलेंज के साथ हम लोग कह सकते हैं गांव की पंचायत का भी यही हाल हो गया है कि गांव की पंचायत में भी किसी को न्याय नहीं मिलता है। अगर मिलता हो तो देख लो, मतलब जैसा कोर्ट करते हैं वैसे कहाँ भी समझा बुझा लेते हैं उसको। ये पूरा का पूरा नाश हुआ पड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, आपके गांव के अंदर नशा कितना आ चुका है, आपके शहर और गांव गली के अंदर नशा कितना आ चुका है। जब हम ही नहीं उसको उसकी जिम्मेवारी लेंगे और उसको करने की ठानेंगे तो कौन करेगा भाई? सरपंच नहीं करेगा, क्योंकि सरपंच, वार्ड का मेंबर, एमसी उस सिस्टम का आदमी है, उस सरकार का आदमी है। वो सरकार के पक्ष में, विपक्ष में कभी नहीं बोलेगा, वो पक्ष की बात करेगा। अच्छा, सोचने की बात है, हर कोई बोलता है कि नशा बढ़ा हुआ है, नशा बढ़ा हुआ है, परिवार के परिवार खत्म हो गए। लेकिन भाई कभी कोई एमपी एमएलए आपने देखा है कभी संसद में प्रस्ताव पारित करता हुआ कि मेरे एरिया में दारू नहीं बिकेगी, मेरे एरिया में ये ठेके बंद होने चाहिए, मेरे एरिया में ये बंद, नशा या तस्करी ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए? लिखित रूप में कहीं नहीं है, ना कोई एमपी एमएलए बोलता है। बोलता है तो बता दो कौन है वो? सरपंच भी नहीं बोलते। और इसमें एक बड़ी बात और देखो ना, जो अगर जो वही दारू गांव का आदमी अपनी काट ले वो तो अवैध होगी, और जो वो कंपनी की वो जहर आ रहा है वो अवैध होगी। मतलब अब वो तो नशा नहीं करेगी और वो नशा कर देगी, या वो नुकसान नहीं करेगी वो नुकसान। मतलब एक चीज को दो तराजू में रख दिया इन्होंने। हाँ, और हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं। अभी देख लो, ये कुछ ही टाइम की बात है, फैक्ट्री लगी है दारू की। हाँ, देख लो फिर, मतलब इतने तो कौन बोलेगा? मैं तो साथियों आपसे पूछ रहा हूँ, आप जितने लोग मान ले आए हो, आप तो समझदार हो। देखो देखो, आप समझदार हो, आप इन मुद्दों को समझते हो, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। ठीक है, डॉक्टर साहब की वीडियो आ जाती है या और साथी जो वीडियो बनाते हैं उनकी सभी वीडियो पहुंच जाती है, हम समझते हैं इस फ्रॉड को। अच्छा, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बाद कौन करेगा? जब हमारे पूर्वजों ने इस पे बात नहीं करी तो हम इसको धन समझ के बैठ गए हैं, यहां तक पहुंच गए। अब सारा हमारे सामने है कि सरकारें गांव के लिए नीतियां नहीं बनाती, वो गांव के लोगों को गांव की नीतियां खुद बनानी पड़ेंगी। जब हम इस चीज को समझ चुके हैं तो हमारे बच्चे, आप सोचो कि वो समझेंगे भी कि नहीं इस चीज को? हम तो चलो बोल भी रहे हैं,
वो बोल भी नहीं पाएंगे ना समझ पाएंगे, क्योंकि वो उस तंत्र में आई नहीं। है नहीं कहीं भी, और वो जा चुके हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन, अच्छा ये बताओ, ये जो एजुकेशन है ये जीने की शिक्षा में देती है क्या? ये जीना सिखाती है हमें कि भाई पड़ोस के साथ कैसा बर्ताव करना है, गांव में रह रहे हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, पड़ोसी के साथ कैसे, गली वाले के साथ कैसे, गांव समाज के साथ कैसे, ये बर्ताव या इसका शिक्षा तो मिलती नहीं स्कूल में। वो है कहीं नहीं। सिर्फ कंपटीशन है, कंपटीशन ही कंपटीशन। पेपर चल रहा है जो अभी है जो। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और हम लोगों ने अपनी बागडोर दे दी किसी और के हाथ में, तो भाई वो अपने ही तरीके से चलाएगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए भाई मैं समाधान की बात करता हूं। सिर्फ एक ही बात है कि वो चीजें हमें इतिहास में जाके खंगेलनी पड़ेंगी कि कब कब कानून वो किस किस तरीके से बनाया गया था। भाई मेरी बात पे या साथियों की बात पे भरोसा करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। हमारे साथ यही हुआ है। अब देखो कोरोना काल में मतलब जो टीवी ने कह दिया वही सच्ची मान लिया। आज हम कह रहे हैं कि यार वो तो गलत था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मतलब कोई सी वीडियो की, कोई सी फिल्म, एआई देख रहे हो आप, क्या नहीं बना सकती एआई। और ये एआई आज की नहीं है, ये 20 साल पहले की है। तो वो कोरोना के टाइम में जो एआई आप आज आप बना सकते हो, क्या उस टाइम उन्होंने वो क्लिप बना के नहीं दिखाई होगी आप लोगों को कि हाँ उस देश में इतने मर गई हैं, बसें चल रही हैं भर भर के, ये सारी चीजें चल रही हैं। वो पूरा का पूरा योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम चला। मैं यही कहता हूं कि भाई अपनी रिसर्च खुद करो। कि जैसे मैं बार बार अक्सर ये बात बोलता हूं कि 1840 से पहले भारत में ग्राम सभा बैठती थी। गांव में कुआं, तालाब या बावड़ी जो भी बनाना है वो अपना प्रस्ताव पारित करते थे। राजा का कोई मतलब नहीं था उससे, वो कारीगर लेके आते थे, गांव के लोग उसकी खाने की, रहने की व्यवस्था बनाते थे सारा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि ये देश अपने आप चला हुआ है यार, इनको जरूरत नहीं किसी की, ये ना कहीं से डोनेशन लेना, कुछ लेना, चला हुआ है तो अपने आप ही। तो उन्होंने 1840 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया था और कलेक्टर की पोस्ट नियुक्त की थी कि अगर अब गांव में बावड़ी या तालाब बनेगा तो इसको कलेक्टर को परमिशन लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे बनाना है। और जो ये टैक्स हम आप लोगों से ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया था टैक्स, तो वो आपको डोनेशन के रूप में देगा। अब मान लो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, मान लो कि अंग्रेज आए थे हमें लूटने के लिए। अब उस कलेक्टर को क्या जरूरत है, गांव में पानी की व्यवस्था ना हो, चाहे जोड़ ना हो, सड़क ना हो, क्या जरूरत पड़ी? जो काम उसको एक दिन में कराना चाहिए था वो एक साल में कराएगा, क्योंकि उन लोगों ने हमें प्रताड़ना करना था, हमें पीड़ित करना था, उन्होंने वो किया। अब 1840 में जो लोग जिंदा थे वो अपने बच्चों को बोलते थे कि नहीं नहीं, इनके झांसे में नहीं फंसना, आप लोगों को कलेक्टर के पास क्यों जाओगे, गांव में वो क्षमता है, वो कर सकते हैं। तो गांव वालों ने वो किया, करते चले गए वो। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बड़े बुजुर्ग चलते गए और वो जो छोटे थे वो बड़े होते गए, एक दिन वो भी चले गए। अब वो कलेक्टर वाला सिस्टम आज समझ में आता है कि गांव में अगर जिसको ग्रांट बोलते हैं तो कहां से लेके आते हैं। भारत में आज भी एक एक ऐसा गांव है कि जिसके 800 किले हैं और वो ग्रांट लेके आता है एमएलए से, एक नाली का, एक गली का, और वहां से वो डोनेशन जाता है। अभी हम इंद्री गए हुए थे, इंद्री बादसो गांव है इंद्री में। उन्होंने बोला है कि 6 करोड़ रुपया, जब ये कल्पना चावला बनी थी तो 6 करोड़ रुपया गांव ने डोनेशन दिया था ये कल्पना चावला में। और उस गांव का कोई बड़ा अधिकारी नहीं है उस कल्पना चावला में जिसने 6 करोड़ भी दे दिया, ना कोई डॉक्टर है। तो मतलब जो 6 करोड़ डोनेशन दे सकता है गांव, वो अपने गांव में क्या नहीं कर सकता। वो संगमरमर के वो अपने स्कूल बना सकता है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेने वाला वो गांव में कोच बुला सकता है, वॉलीबॉल का अलग बना सकता है, क्रिकेट का अलग बना सकता है, और फुटबॉल का अलग बना सकता है, कबड्डी खो खो का अलग बुला सकता है। वो सारे काम खुद कर सकता है गांव, लेकिन नहीं, मानसिक गुलाम कर दिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। यार गांव की जमीन, गांव का पैसा वो गांव में क्यों नहीं लगा सकते? आपको जरूरत पड़ेगी किसी के सारे, क्योंकि वो पीढ़ी तो रही नहीं 1840 वाली, 1880 वाली, 82 वाली, जिनके सामने वो कानून बने। अभी अभी कानून क्या लेके आ रहे हैं कि जो डेयरी है गांव में और दूध बेचने का वो काम करता है, उस पे इन लोगों ने टैक्स लगाने का सिस्टम बना दिया।
अखबारों में वो निकालना शुरू कर दिया धीरे धीरे। पहले ये धीरे 1872 में पेपर करेंसी एक्ट का कानून आया था और धीरे धीरे चलने शुरू हुए थे ये। 10 साल पहले कानून बना के रख दिया था और 1882 में लागू कर दिया था। इस तरीके से करते हैं। जैसे अब ये अखबार में पढ़ लिया, जो भाई अखबार पढ़ते हैं कि हाँ, और 5 साल के बाद अगर वो टैक्स का कानून बना के आ गए कि भैया आपने डेयरी खोल रखी है, इतना टैक्स दे, क्योंकि वो कॉरपोरेशन का काम कर रहा है, तो भाई दूध बेचने का। नगर नगर पालिका में 5 पशु है, जैसे भैंस, गाय, बकरी, गधा, सुअर, हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं अलाउड होंगे। अब यही पॉलिसी गाँव के अंदर होने अब वही मैं कहता हूं कि मेरा जो करनाल है उसके बहुत से गांव नगर निगम में ले लिए, उसकी गाँव ले लीजिए। बाउंड्री भी बना रहे हैं उसकी। और नगर निगम का नियम क्या है, आपको अगर घर बनाना पड़ेगा तो नक्शा पास करवाना पड़ेगा, उसका टैक्स भरना पड़ेगा, पानी का टैक्स, बिजली का तो चलो है ही है। हर एक चीज का आपको पशु नहीं रख सकते आप नगर निगम में। शहर में करनाल में रख के दिखाओ, एक ही रख के दिखाओ, तो वो भाई साहब नगर निगम में जो वो गांव आ चुका है तो वहां भी वो नियम लागू होता है। आज तो उन मेरे गांव वालों को वो सुविधा लग रही होगी, लेकिन जिस दिन फिर बहस भी होती है इस पे, मतलब फिर वो कोई किसी की शिकायत कर देगा, कोई किसी की, और वहां पे वो कानून जो ये बनाएंगे वो फिर रख नहीं सकते हैं। तो ये मतलब सुविधा होगी या एक दिन ये काले कानून बनेंगे। अब ये पीढ़ी तो चलती बनेगी, जो है आप लोग और हम लोग तो चले जाएंगे, फिर वो कैसे लड़ पाएंगे। तो यही मतलब वो गांव ही समाधान है। वो जो ग्राम सभा की मैंने बात करी थी ना, वो ग्राम सभा आज भी जीवित है, वो पुनः स्थापित करनी पड़ेगी। अगर आज भी पूरा गांव इकट्ठा होकर और गांव के बाहर कोई कानून या प्रस्ताव पारित करके बोर्ड लगा दे, सरकार का एक भी व्यक्ति आपके गांव के अंदर एंटर नहीं कर सकता आपके बिना मर्जी से, और सरकार की कोई भी सुविधा वो आपके गांव में आ नहीं सकती है बिना आपकी मर्जी से। अगर गांव में कोई, बहुत ऐसा सिस्टम है गांव में कि कोई बेकसूर किसी एलिगेशन लगा के और वो अंदर कर दिया, एलिगेशन लगा के, और गांव वालों को पता है कि ये गलत हुआ है, फिर भी गांव वाले चाह के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, पूरा गांव इकट्ठा होके उस प्रस्ताव वो पारित करके कि ये निर्दोष है, और 70% लोगों के साइन होंगे उस पे, तब वो मान्य है। उसमें अगर वो 36 बिरादरी की होगी, अरे पूरा गांव, उसमें बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, गांव से मतलब है। गाँव में तो फिर बिरादरी का ही चलता है, चल जाना system। ये भी मतलब उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया है ना, हिंदू मुस्लिम जात ये सारा सिस्टम बांट दिया ना। गांव तो गांव राम है। मेरे हिसाब से 75% लोग अभी बीजेपी के साथ है गाँव में। जी बिल्कुल। तो वो जिसको उनकी मानसिकता को कैसे बदले? जिसको आप बीजेपी कह रहे हो, एक्चुअल में वो ईस्ट इंडिया कंपनी है असल में। पता है? आज भी देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाए थे और अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, वही तो कांग्रेस फॉलो कर रही है। 70 साल तक वही फॉलो किए, और उन्हीं कानूनों को फॉलो कर रही है बीजेपी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और कांग्रेस और बीजेपी और सपा दल, एनएलओ, ये सब इनमें एक है। कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम उस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं कि गांव गांव, क्योंकि देखो यार, गांव में जात पात नहीं थी। वो जैसे भाई ने बताया है कि प्राकृतिक आधारित वो जीवन जीते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे सूखी, पकी हुई, जो पक गई है, जिसका समय हो चुका है, आज नहीं तो साल 2 साल के बाद वो सूख जाएगी, वो पकी हुई लकड़ी लेके आते थे, उसको लाके उन्होंने निर्माण किया पहिए का। और वो ऐसा पहिया, चाहे उस पर 100 कुंटल वजन लाद लो, वो टूटेगा नहीं। मतलब वो मॉडिफाई हो सकता है, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो गाड़ियों में लगाया, 20-20, 10-10 कुंटल वजन उठा सकते थे। लेकिन अगर वही लोग काम करते रहते तो वो आगे बढ़ता रहता था, वो उस तरीके से उसको करते चले जाते। मेज बनाई, कुर्सी बनाई, बेंच बनाया, कुछ भी उन्होंने अपना लकड़ी का सामान बनाया, लेकिन लोहे का उसमें सामान नहीं लगाया, एक कील तक भी नहीं लगाई। तो जिसने कील की फैक्ट्री भारत में पहले फिर लगाई, तो उसने वो पूरा पानी को बर्बाद किया है। मतलब केमिकल्स लगते हैं फिर उसमें, तो पानी बर्बाद उस फैक्ट्री वाले ने किया जिसने लोहे का निर्माण किया, लोहे से अपना वो कील बनाई।
हमारे हमारे वालों ने तो जार बनाए, लेकिन लोहार बनाते थे, कितना पानी बर्बाद होता था गांव में। हर गांव में कितने लोहार हुआ करते थे, लोहे का अच्छा तलवार भाला कुछ भी बना लो उससे। लेकिन आज एक फैक्ट्री के ऊपर या एक किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे। ऐसे ही मेरे उन पूर्वजों ने गधे को, हाथी को और घोड़े को, इनको हरी घास खिलाई, इन्होंने लीद करी, फिर उसके कागज और गत्ते बनाए। जो आज वो गत्ते वो मतलब वो बनती हैं, जो जिसमें सामान पैकिंग हो आता है, वो गत्ते के वो बॉक्स बनते हैं। तो जिसने गत्ते की फैक्ट्री लगाई वो भी पानी जिम्मेवार है पानी खराब करने का। कितने नली नली तालाब और मेरे वो यमुना नदी पूरी बेल्ट पूरी खराब हो चुकी है। हजारों प्रकार के जीव जंतु आया करते थे, जड़ी बूटियां थी, सारी बर्बाद होगी उस केमिकल की वजह से। बीमार हो रहे हैं लोग, इसका जिम्मेवार कौन? मतलब ये विकास है? फिर लोग इसको विकास कह रहे हैं कि इतनी फैक्ट्रियां लग गई, इतने का इतनी जीडीपी बढ़ गई, ये हो गया। जबकि ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां से लोहा खरीद के ले जाती थी। जो समुद्री जहाज हमारे यहाँ के व्यापारी व्यापार किया करते थे और उस जहाज को कहते थे एक्सपायर हो चुका है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस जहाज को खरीदती थी। वो दस्तावेज है हम लोगों के पास, निकाल के लेके आए हैं कि वो इस प्रकार का लोहा वो बनाया करते थे कि जंग नहीं लगता था। दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह है, वहां पे वो एक खंबा लगा हुआ है, आज तो जंग नहीं लगा उस पर, आज भी खड़ा हुआ है वो जो लोहा स्तंभ है, वो उस पे जंग नहीं लगा, आज भी इस तरीके का स्टील और लोहा बना करता था। इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज खरीदते थे कि ये पानी में पड़े रहते हैं तो जंग नहीं लगता। 50-50 साल चलने की गारंटी हुआ करती थी उनकी, पानी में रह के। मतलब इस तरीके के। और वो लोग कभी कॉलेज नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, ABCD नहीं आती थी उनको, ना इंग्लिश में बात करनी आती थी, लेकिन कारागिरी इस तरीके की करते थे कि उसका आज भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। और गांव गांव में वो काम हुआ करता था सारा का सारा। मैं खड़े नहीं है जी, वो खड़े हुए हैं डाट से, इन पे टूटते भी नहीं, इनकी मशीनों से वो पुल टूटते भी नहीं है। इनके तो इनोग्रेट हुआ है उससे 1 महीने बाद जयराम जी की। हाँ, और हवेलियां कोठियां 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी खड़ी हैं सारी की सारी। तो वो हमारे ही लोग बनाया करते थे, हमारे लोग बनाया कर। मतलब असल में हम लोगों को भारत को भी समझना पड़ेगा कि भारत असल में था क्या। हमें तो भारत का भी नहीं पता कि भारत था क्या। इसको ही देख रहे हैं हम तो, बस ये जो इंडिया इन्होंने बना दिया, बस भारत का भी असल में पता नहीं था। मतलब इतनी कारागिरी, इतने टैलेंटेड लोग, इतने आविष्कारक, इतने सब कुछ। वही ग्राम सभा की जो हम बात कर रहे थे, अगर ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वही मैं कहता हूं, अगर पूरा गांव इकट्ठा हो जाए और ये कह दे कि भाई मुझे इस रसीद के बदले में मेरे 100 रुपए दे दे, पूरा गांव इकट्ठा होकर कह दे देना पड़ेगा भाई साहब, नकार नहीं सकते। लेकिन गांव को तोड़ा कैसे? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तू RSS का, तू बीजेपी का, तू कांग्रेस का, ये उसका, मिलती ही नहीं कभी बैठ के। उनको पता है वो चीज। देखो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, आपके सामने है, क्योंकि आप टीवी को सच मानते हो कि जो टीवी पे दिखा दिया या किसी इतिहासकार ने वो किताब लिख दी उसको सच मान लिया। पहले आप देखो कि वो इतिहासकार कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। कितना बड़ा मिल सकता है? 100 साल पुराना तो मिल नहीं सकता इतिहासकार, 50 साल पुराना मिल सकता है भाई। चाहे तो वो कांग्रेस का पक्ष करेगा या बीजेपी का करेगा, यही दोनों बड़ी पार्टी हैं, तो सारी छुट्टी है। वो कांग्रेस के पक्ष में लिख के जाएगा, वो बीजेपी के पक्ष में लिख के जाएगा। आप देखो कि वो इतिहासकार है तो उसने लिखा क्यों, वो किस उसमें आके लिखा, किस दायरे में आके लिखा। मैं आपको बात करता हूं सिर्फ मुद्दे की जनमन, आप खुद रिसर्च करो। मैं बार बार कहता हूं 1905 का बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट पढ़िए, गूगल पे भी शायद मिल जाएगा, हिंदी ट्रांसलेट भी है, वो भी मिल जाएगा। अंग्रेजों ने भारत को हिंदू और मुसलमान के नाम पे पहली बार बंटवारा किया था, बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट। पश्चिम जो वो बांग्लादेश है वो मुसलमानों को दे दिया था और इधर का जो हिस्सा है वो हिंदुओं को दे दिया था। लेकिन उस टाइम में अजीमुल्ला एक थे, लाला लाजपत राय एक थे, विपिन चंद्र पॉल एक थे, और अपने और भी क्रांतिकारी थे। इन्होंने साथ मिलके देश में निकले, जैसे जनता सरकार मोर्चा के साथी निकले हुए हैं ना, अब ब्लॉक वाइज आपके गांव में आए हुए, फिर गांव में जाएंगे, ऐसे जाके अपील करते थे कि अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करो। इन लोगों ने हमको बांट दिया है,
हिंदू और मुसलमान के नाम पे हम एक रहना है, इनको मार के भगाना है हमें यहाँ से। उस वक्त क्या था कि अंग्रेज जो ये ब्लेड है ना, आज भी विदेशी कंपनी से आया करते थे, लोगों ने देसी अस्त्र इस्तेमाल करने बंद कर दिए थे। जो चीनी थी, शुगर मिल थी, वो बंद कर दी थी, चीनी लेना बंद कर दी थी, स्वदेशी और होली जलाई थी, कपड़े फूक दिए थे अंग्रेजी, अपने कपड़े बनाने की मुहिम छेड़ दी थी। और वो 6 साल तक इतना जबरदस्त आंदोलन चला, अंग्रेजों को वो बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट वापस लेना पड़ा। अब देख लो, एक छत्तर राज जिसने पूरी आधी धरती पे राज था, 72-70 देशों पे उनका राज था, और उन्होंने कोई कानून बनाया और वो वापस ले लिया, वो वापस करवाया 6 साल में सभी ने मिलके। और फिर मैं बात करूंगा, फिर 1947 में क्या हो गया था भाई, फिर क्यों मेरे देश का नाम वो बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर दिया। ये चीजें उस दौर में जाके समझनी पड़ेंगी। अशफाक उल्लाह, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो चंद्रशेखर आजाद ने बढ़ाई थी 22-23 में, उसमें सभी हिंदू मुसलमान थे, सिख भी थे, सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। आपस में हमारा कोई रोड़ा नहीं था। वो चाहते थे कि इनको पाड़, मतलब इस तरीके से मस्जिद में सुअर काट के फेंक दिया, और जहां हिंदू बैठते थे वहां पे गाय काट के फेंक दी। ये काम अंग्रेजों ने किए। आप देखो इतिहास में, पढ़ो उनको, समझो उन चीजों को। ये मैं चीज अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने पढ़ी है, देखी है, समझी है, उस चीज को समझते हैं कि भाई हमारा आपस में क्या रोला था। यार मुगल थे, विदेशी थे, आक्रमण आए करके और चले गए लूट के। अंग्रेज तो यही आके बस गए, वो भी तो विदेशी थे। हमने क्या किया, सारा सिस्टम अंग्रेजों का रख लिया, सारा का सारा। अब फिर मैं ये बात कहता हूं कि जब वो 1911 में वो कानून वापस लिया था, बंगाल ऑफ डिवीजन एक्ट, तो अंग्रेजों का जो राजा था, जॉर्ज फिफ्थ उसको बोलते थे, 5वां राजा था वो, सम्राट उनको। उसने कहा कि यार इतने जबरदस्त लोग, मेरा तो आधी धरती पे राज है, और इन्होंने देश के लोगों को ऐसा इकट्ठे कर दिया, विदेशी हमें वहां से कमाई मारी रही नहीं, सारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया इन्होंने। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं मिलूंगा। तो 1911 में जॉर्ज पंचम यहाँ पे आया, तो उसका स्वागत करने के लिए उसके पक्ष के लोग, उन्होंने स्वागत किया उसका। और जो हमारे थे ना, ये लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, अजीमुल्ला, ये सब थे, इन्होंने काले झंडे दिखाए थे कि तुम विदेशी हो, भाग जाओ, तुम पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो फिर इनका लठ मार के ये जेल के अंदर कर दिए थे। और कुछ लोग जो स्वागत में खड़े थे, स्वागत किया। 1911 में 21 तोपों की सलामी दी गई, क्योंकि वो सर्वोपरि था, राजा था यहाँ का। और एक गीत गाया गया था उसके स्वागत में, जनगण मन अधिनायक भारत जय हो जय हो। वो मेरा राष्ट्रीय गीत बना के रख दिया आज। वो पहली बार भारत में जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, गुलामी का गीत। आज मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आज स्कूलों में सारी चीजों में गाते हैं ना। फिर क्यों गा रहे हैं भाई इसको, जब वो मेरा गुलामी का प्रतीक था, उसकी प्रशंसा के लिए गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर के लेटर हैं हमारे पास कि ये मुझसे लिखवाया गया था कि वो आ रहा है अंग्रेजों का राजा, हमारा भी राजा ही है भाई, उसके स्वागत में कुछ लिख दे तू। उसने लिख दिया था। और भाई मुझे घिन आती है, मुझे घिन आती है आज भी कि वो मजबूरी में मुझसे गवाया गया था वो। मतलब जो आज भी मतलब सलामी देते हैं हम लोग उसको। ये कांड सेम टू सेम वो तो राजीव दीक्षित जी ने बताया, तब जाके हमारी भी आंखें खुली हैं। मैं तो भला मानता हूं उस दिव्य आत्मा का कि 1947 के बाद उसने कहा कि अरे मेरे देशवासियों, कहाँ फंसे हुए हो, देश आज भी गुलाम है, उठो निकलो, देखो हम अंग्रेजों के गुलाम आज भी हैं, देश आजाद नहीं हुआ। उस बंदे ने ये चीज बताई हमें। और वो 1997 में था बंदा मौके पे, राजीव दीक्षित जी। इंग्लैंड की रानी आई यहाँ पे, एलिजाबेथ, 1997 में अक्टूबर का वो महीना था। और राजीव दीक्षित और आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने उसका बहिष्कार किया था, काले झंडे दिखाए थे, और राजीव दीक्षित और उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया था। और 1997 में भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी और राष्ट्रीय गान गाया गया था। जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो 1997 में क्या जरूरत थी ये दकोचले करने की।
तो उन्होंने युवाओं को जगाया और वही युवा आज देश देश में फैले हुए हैं, उसकी शाखाएं बन के। जो राजीव दीक्षित जी ने बीज बोए थे ना, आज वो पेड़ बन चुके हैं और देश के कोने कोने में बैठे हैं। वो चीज को समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होती हैं उनकी, इसीलिए ये जन जन आंदोलन बना हुआ है पूरे देश में, पूरा का पूरा। तो यही बात मैं बार बार कहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी जैसे भी बात हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही शाखाएं हैं। 34,735 कानून अंग्रेजों ने देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए बनाए थे, वो जूं के तू चले हुए हैं। सेम टू सेम कोई धारा नहीं बनी है। मैं अक्सर बोलता हूं, अक्सर बात ये कहता हूं मैं, कि जो धारा भगत सिंह पे लगी थी 121A, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की ये धारा है, ये देशद्रोह है। और भगत सिंह पे कब लगी थी? 1931 में। तभी फांसी दी गई थी उसको कि इस बंदे ने भारत के खिलाफ युद्ध किया है। आईपीसी की 121A लगी थी उस पर, आज भी गूगल पे सर्च करोगे तो निकल जाएगी वो। और यही धारा, कितने शर्म की बात है, उस पे लगी थी जिसने बंबई में कसाब होटल पे हमला किया था ना जिसने, और निहत्थे उन पे वो गोलियां चलाई थी। मैं लाइव वीडियो में बोल रहा हूं, ये सीधी की सीधी बात पूरे देशवासियों को जो सुन रहे भी रहे हैं आप लोग बैठे हो, कि वो कसाब पे लगी थी। और कसाब कौन था? आतंकवादी था। भगत सिंह कौन हुआ? आतंकवादी। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों का सिस्टम चला रहे हैं भारत में। भारत का अपना सिस्टम नहीं है। गांव में गांव का सिस्टम नहीं है। गांव में पंचायती राज नहीं है। गांव में पुलिस के नियम और कायदे कानून, और आपस में तेरी मेरी लड़ाई होगी झट से पुलिस में। गांव में जो वो पंचायती राज था, वो जो ग्राम सभा का राज था, वो नहीं है। वो भारत का राज नहीं है भारत के गांव में। और पूरे भारत में भारत के कानून नहीं चलते, अंग्रेजों के चलते हैं वो 34,735 कानून। जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक अशफाक और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह और ये जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सब आतंकवादी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत जोर लगा लो, समाज जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी कर लो, जब तक ये समाज अपने हाथ में व्यवस्था नहीं ले सकता समझ के, तब तक ये कानून और ये नियम, ये सिस्टम चलता रहेगा। मैं कहता हूं आज अक्सर फिर ये बात बोली जाती है कि भारत और इंडिया दोनों अलग है। जहां पे भारत का सिस्टम है, भारत का राज है, भारत के नियम और कानून को मानता है, वो भारत है। और जो इंडिया अंग्रेजों ने बनाया था, जो इंडिया को फॉलो करता है, मैं भी इंडिया के कपड़े पहना हुआ हूं। मैं भारत के कपड़े पहना नहीं हुआ, क्योंकि इसकी बनाई, ये बनाने की जो शेप थी, ये भारत की नहीं है। भारत का, मैं हरियाणा में रहता हूं, यहाँ का धोती कुर्ता था, मुझे वो बांध नहीं आता। कोशिश करी मैंने कई बार, लेकिन नहीं बना। मेरे वो बुजुर्ग भी नहीं बचे जो मुझे बता दें कि धोती कितने प्रकार से बनती है, लंगड़ वाली कौन सी है, बिना लंगड़ की कौन सी है, और वो सर पे पगड़ी बांधनी 5 मीटर की, वो मुझे नहीं बांधनी आती। कि वो कल्चर की धीरे धीरे खत्म होता चला गया। कि जब मेरे बड़े बुजुर्ग ने कहा कि तू पढ़ ले, डांगरों का पानी मैं पिया लूंगा, नियार मैं ले आऊंगा काट के, घास मैं काट लूंगा, तो पढ़ ले, पढ़ के नौकरी तेरे को करनी है। और आज आप लोगों को लग रहा है वो माहौल कि नौकरी भी नहीं बची है। जब नौकरी भी नहीं बची है, जमीन सारी अंडानी अंडानी ले गया, मेरे पास नौकरी भी नहीं बची, तो मैं क्या करूं फिर? अब नौकरी बन के रह गए। तो मतलब ये चीजें बताई हैं। जीवित वो बचेगा अगर समझने वाला होगा। 2030 के बाद भी मैं यह बात कहता हूं, पूरा डिजिटल करने में लगे हुए हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जा रहे हैं भारत को। डिजिटल करेंसी, डिजिटल आईडी, डिजिटल ये, डिजिटल वो, सारा का सारा डिजिटल। वोट कार्ड के साथ पैन कार्ड जोड़ना, पैन कार्ड के साथ वोट कार्ड जोड़ना, सारी चीजें, आधार कार्ड। अभी जंतर मंतर में क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे सामने ही आया। तो पुलिस वालों ने वो लगा रखे थे चश्मे लगा रखे थे। वो क्या करते हैं, चेहरा स्कैन करते हैं वो। और वो मतलब फिर उन्होंने सिस्टम लगा रखा है, गाड़ी में भी लगा हुआ था, वो पूरी डिटेल निकाल देगा आपकी कि आपका आधार कार्ड नंबर ये है, आप इस गांव से हो, आप यहां नौकरी करते हो, और आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, वो सारा का सारा ये चली है। अब उन बच्चों के घर FIR जा रही है।
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। अगर ये सारा डिजी लॉकर बना के रख दिया हमारा, एक बटन बंद करने की जरूरत है, बस सारा सिस्टम बंद, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी क्या कह रहे हैं कि वो फोन में चलेगी, ये भी बंद हो जाएंगे, वो फोन में चलेगी। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, किसी कारणवश बिजली चली गई, जैसे कोरोना में सिस्टम हो गया था और 21-20 दिन के लिए लाइट नहीं आई, जैसे उन्होंने कह रखा है कि आगे भविष्य में 20 दिन का कट लगेगा पूरे भारत में, विश्व में लाइट नहीं आएगी, तो फिर खरीदारी कहां से करेंगे हम? जो डिजिटल करेंसी हो गई तो वो फोन में से फोन में चलेगी। जीवित कौन बचेगा? जिसका हाथ का दस्तकार है, जिसके पास जमीन है और जिसके पास अपने देसी बीज है, क्योंकि 1509 में तो झंडे निकलने शुरू हो जाते हैं, कंपनी का ही बीज मिलता है। कॉटन सीड में भी यही हो गया, खीरे के बीज का ही हो गया, गेहूं के बीज का ही हो गया, घर के बीज भी नहीं बचे हमारे पास। सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है, सारा का सारा। ये मतलब इतने बड़े मुद्दे हैं कि 1-2 घंटे में कैसे समझा सके हम। ऐसी ऐसी रिसर्च है। नमकीन खाते हैं हम, वो कुरकुरे चिप्स पैकेट में बने हुए, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कॉटन सीड के तेल में तली हुई है, और उस कॉटन सीड ऑयल को आप रिसर्च करोगे तो वो बीटी कॉटन से निकाला हुआ तेल है। बीटी क्या है? कीड़ा है। गूगल पे सर्च करोगे, उसका जीन निकाल के उस कॉटन के बीज में मिलाया हुआ है और उसका अंश उसमें आया हुआ है। उसके तेल से हमारे बच्चे नमकीन और कुरकुरे चिप्स तले हुए खा रहे हैं। और ये रिसर्च है, अगर कोई कॉटन सीड ऑयल के तेल से बनी हुई चीज खाएगा या पदार्थ खाएगा, या तो वो या उसकी आने वाली अगली जो संतान पैदा होगी, या तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, या आगे जो उसके आने वाली संतान होगी वो तो बिल्कुल बांझ पैदा होगी, उसके अंदर गर्भ और शुक्राणु रहेंगे ही नहीं। ये रिसर्च है, और हम लोग अपने बच्चों को खिला रहे हैं जाने अनजाने में। अब यही चीज क्या वो टीवी पे जो ऐड आती है वो हमें बताते हैं, या किसी गांव ने, असल में तो गांव तक हम पहुंच नहीं पाए। हम अभाग्य मानते हैं इस चीज को कि हम गांव तक गए नहीं है ये मुद्दे लेके, क्योंकि वहां पे वो पहुंच चुके हैं, आरएसएस पहुंच चुकी है, बीजेपी पहुंच चुकी है, कांग्रेस पहुंच चुकी है, वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। हम अभाग्य मानते हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोगों को कह देते हैं कि ये तो कांग्रेस का विरोधी है, ये बीजेपी का विरोधी है। भाई हम ना कांग्रेस के विरोधी हैं ना बीजेपी के विरोधी हैं, हम उस नीति के विरोधी हैं जो गांव के विरोधी है, चाहे वो कोई भी लेके आए, हम उसके विरोधी हैं। हम एक उस विरोध के खिलाफ हैं जो मेरे आने वाली संतान के विरोध में है, हम उसके विरोध में है, चाहे वो मेरे गांव का व्यक्ति है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति है, चाहे विदेशी है। अब वो देख लो फिर कौन कौन है। इसलिए हम अभाग्य मानते हैं कि गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं, कि गांव के लोग ही इस तरीके की बातें बोल के गांव तक जाने नहीं देते हैं। अगर गांव तक ये चीज चली जाए तो भाई कौन खिलाएगा फिर अपने बच्चे को वो कुरकुरा, वो चिप्स तो खिलाएगा ही नहीं जब पता चल जाएगा उसका। और गांव के गांव इकट्ठे होके फिर उस कंपनी पे 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 500 करोड़ का फिर वो केस लगाएंगे। ये चीज बताने के लिए निकले हम कि गांव खुद समझे और खुद समझ के फिर उस पे वो माल आने का केस करे कि यार हमारे बच्चों को खिला क्या रहा है। और उस एमएलए के खिलाफ जो डोनेशन चढ़ता है ना उस पे, भाई ये ऐसे नहीं आते हैं। अगर दारू की फैक्ट्री कहीं लगी हुई है तो आपके हल्के का एमपी एमएलए वो कोई भी है, उसके पास उसकी जाती है भाई। ये इलीगल सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए क्योंकि वो जो एमपी एमएलए चुन के आते थे वो उनके हुआ करते थे, वो उनको लाइसेंस देता था कि हाँ मेरे यहाँ तुम फैक्ट्री लगाओ और मुझे ये थोड़ी सी कमीशन दे देना बस। यार 1757 में क्या हुआ था कि मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, बंगाल, लगभग आधा बंगाल उस रियासत में था 1757 में। अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो आए, उस वक्त लगभग आधे भारत पे कब्जा हो चुका था, तो वो प्रपोजल उसके पास लेके गए। मतलब कैसे ये लूटते थे। लेटर भेजा उसके पास कि आप 100 करोड़ मुद्राएं दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। ऐसे ही इन राजाओं को मिलाया उन्होंने, पूरी की पूरी, मतलब ये योजनाबद्ध तरीके से किया। जिस राजा ने दे दिया तो उसके साथ मित्रता कर ली, उसके पास आने जाने लग गए। फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट, एक लेटर बनाया कि आप हमारे दोस्त हो, ये अच्छे हैं और इनका ये राज्य बड़ा अच्छा चल रहा है, सारी प्रजा खुश है। लेकिन नोट करके उसमें लिखा रहता था अंग्रेजी में नीचे कि अगर ये राजा मर गया और इसकी कोई संतान नहीं हुई तो इसका ये पूरा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाएगा।
और राजा की मोहर मरवा लेते थे, राजा के साइन करवा लेते थे। अब राजा तो बाध्य हो गया फिर, लेकिन राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी। ये बड़े शातिर थे, ये इसलिए आते थे कि हम आपके राज्य में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, बस इस तरीके से। अब जब ट्रेड, अब राजा तो मर गया, बीमार हो गया, या योजनाबद्ध तरीके से उसको जहर दे दिया, क्यों, उसका वो राज्य हड़पना था। ऐसे ऐसे मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं आपको। झांसी की जो रानी थी ना, झांसी की रानी का जो बेटा हुआ था, उसको जहर देके मारा गया था योजनाबद्ध तरीके से। फिर उन्होंने अडॉप्ट लिया, एक वो टीवी पे सीरियल में चलता है, गोद लिया बच्चा, और लेटर लिखा जो उसके उस समय में वहां का जो इंग्लैंड इंग्लैंड अंग्रेजों का बड़ा उच्चाधिकारी था कि मैं अडॉप्ट ले रही हूं, क्या ये मान्य होगा। उसने कहा कि चलो मैं तो मान्य कर देता हूं, लेकिन मुझे ऊपर पूछना पड़ेगा। वहां से फिर कलकत्ता से सरकार चलती थी। अभी वो जो मैंने बताया कि 1757 में मीर जाफर को खरीद लिया था अंग्रेजों ने कि हम तेरे को राजा बना देंगे। सिराजुद्दौला तुम्हारा राजा तो हम मानेंगे नहीं, सिराजुद्दौला को तुम मरवा दो और हम आपको राजा बना देंगे, फिर खजाना आपको हो जाएगा, थोड़ा हमें भी दे देना। ये रिकॉर्ड निकलवाए हैं इंग्लैंड की वो पार्लियामेंट से, राजीव दीक्षित जी की देन है, और वो हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारे पास आ चुके हैं। मेहनत राजीव दीक्षित जी की है, फैला उसको हम रहे हैं आगे। तो उन दस्तावेज में यही था कि उसको मिला लिया, उसने उनका वो प्रपोजल स्वीकार कर लिया और अपने राजा को मरवा दिया। वो राजा बन गया मीर जाफर। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है यार, जब अपने राजा के साथ धोखा कर गया, हमारे साथ क्या पता कद करे। तो उसको भी मरवा दिया उन्होंने। फिर पूरे भारत पे उनका कब्जा हो गया था। तो पश्चिम बंगाल से सरकार चलती थी पूरे भारत की कभी के टाइम में। ये टाइम हमने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दौर में भी देखने को मिलता था कि अंग्रेजों की जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, वो वहां थी। वहां से ट्रांसफर करके फिर दिल्ली आई थी 1914 के आसपास या 10-11 के आसपास, कुछ इस तरीके से आई थी। वो आप लोग देख लेना। तो वहां पे जब उसने वो रानी का ने जो चिट्ठी लिखी, जो वो उच्चाधिकारी था, तो उसने कहा कि नहीं भाई ये नहीं है, इसने एग्रीमेंट करके गया है राजा के मेरे मरने के बाद जो मेरा बच्चा नहीं हुआ तो ये अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। रानी ने इंग्लैंड का जो राजा था, महारावी राजा था, वो सम्राट था, उसके पास चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी है, वो हमने भी पढ़ी है वो चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मैंने ये गोद लिया हुआ पुत्र है भाई, मुझे आप दे दो। इतने सालों तक हम लोग आप के साथ मिलके रहे हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो वहां से वो रद्द कर दी गई थी। फिर 1854 में, आप झांसी जाना, जरूर जाना, मेरी भी सभी बातों पर यकीन मत करना। 1854 में अंग्रेजों ने फिर रानी को महल से निकाला, और रानी को फिर झांसी में, रानी महल है वो आज भी है, 3 साल उसके अंदर रही। फिर वो झांसी की रानी उसके अंदर रही। तो फिर वो पूरा देश जाग चुका था 1857 में। 1857 की क्रांति हुई थी देश में, सभी जगह फैल चुकी थी। तो उसकी आंच झांसी तक भी गई। तो रानी को बोला कि भाई आप अब कुछ करो, सब अंग्रेजों को मार के भगा रहे हैं, आप भी रानी हो यहाँ की, कुछ करो। तो उनकी भी समझ में आया कि मौका है भाई। तो उसने कलकत्ता में चिट्ठी लिखी कि भाई मुझे उनसे डर है जो उनको बागी सिपाही बोलते थे, कि बागी सिपाही निकले हुए हैं, किसान निकले हुए हैं, अंग्रेजों को मार के भगा रहे हैं, और मुझे उनसे खतरा है। मुझे परमिशन दी जाए कि 100-200 सैनिक मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकती हूँ। तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो रानी ने वो रख लिए अपने पास, क्यों, उसके पास तो थी, वो रानी थी, वो रख ली। तो वो बागी सिपाही रानी के पास आए कि अब क्या करना है। उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूं और मिलकर दावा बोल लो आप। तो रानी ने अपने किले पे अटैक करवाया, जो वहां पे अंग्रेज रहते थे उनको मार के भगाया वहां से 1857 में। तो रानी वहां आके बैठ गई। रानी ने फिर 1 लाख रुपए उनको दिए उस टाइम के, और उनका नाम था काले खां, उनका नाम था, जो नेतृत्व कर रहा था उन बागी सिपाहियों का। 500 या 1000 की संख्या में हो रहे थे। तो वो दिल्ली की तरफ कूच करे थे फिर, जिनके नाम से सराय काले खां आज भी है दिल्ली में। वहां आके उन्हें डेरा डाला और यहाँ पे मार काट मचाई थी।
झांसी से अंग्रेज मार के भगा दिए, दिल्ली से मार के भगा दिए, लगभग सारे देश से अंग्रेज मार के भगा दिए थे। 3 महीने तक देश में कुछ नहीं रहा। फिर उन्होंने जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके साथ उनके संबंध थे अच्छे, जो उनको पैसा देते थे, उनके पास उन्होंने फिर चिट्ठियां लिखी कि भाई अब हमारी सत्ता नहीं रही है, अब क्या करना है। अब उन्होंने कहा कि आप आओ, आपका स्वागत है, और दोबारा देश में आप आओ, हम लोग आपका साथ देंगे, अपने खजाने खोल देंगे, अपनी पूरी सेना दे देंगे। तब वो दोबारा फिर अंग्रेज आए, हमारे ही राजाओं ने उनका साथ दिया, और ये मिलके फिर सिस्टम चला। उनमें से ग्वालियर का एक राजा था, सिंधिया खानदान, कभी कभी अब भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। अच्छा, जींद का राजा था हरियाणा में, और ये पटियाला राजघराना जो माना जाता है, ये भी सीएम बना है कई बार। मतलब इनके पूर्वजों ने उनका साथ दिया। हैदराबाद का जो निजाम था, इन लोगों ने साथ दिया उन राजाओं को और भारत के क्रांतिकारियों का। फिर दोबारा जब अटैक हुआ ना, तब वो तलवारें चली थी, तब झांसी की रानी लड़ी थी कि भाई अब तो लड़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, अब सरेंडर नहीं करना है। तब क्यों वो लड़ाइयां है फिर जो झांसी की रानी ने लड़ी, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, इन लोगों ने लड़ी। फिर उनको जब वो मारे गए, फिर अपने ही लोगों ने मुखबरियां करा दी। फिर दोबारा फिर इनकी सरकार का कब्जा हुआ, एमपी एमएलए बन के आने शुरू हुए। तब फिर कानून बना के, और कड़े कानून बना के लूटने का, कई हजार साल तक गुलाम बनाने का देश का सिस्टम उन्होंने शुरू किया अंग्रेजों ने, जो आज तक चला हुआ है, जिस पे बैठ के हम बात कर रहे हैं। असल में तो ये लड़ाई है ना, जो हम सोच रहे हैं कि आज की है, कल की है, या 5 साल की है, नहीं, ये 1857 की मानता हूं मैं तो इसको। और उस असल में कहें तो 1757 की भी मीर जाफर जब धोखा कर गया, अंग्रेजों ने ऐसे धोखे से भारत के सारे राजाओं को अपने साथ मिला के धोखे से हड़पाया। लड़ाई नहीं जीती उन्होंने। इतने वो मतलब हमारे यहाँ के मतलब वो नहीं थे भाई जो कमजोर हो, हमारे राजा बलशाली थे चतुराई से, और जो वो हमारे राजा उनके साथ मिल गए, उस चीज से आ रहे थे हमारे लोग पूरे के पूरे। तो ये तब की लड़ाई चली हुई है। अभी जिन जिन की समझ में आता गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आए, अपनी आर्मी, आजाद हिंद सरकार, फौज, करेंसी, बैंक, पूरा सिस्टम अपना बनाया कि भाई ये अंग्रेजों का सिस्टम नहीं रखेंगे हम। कांग्रेस क्या चाहती है कि इन्हीं के साथ साठ गांठ करके अपनी सरकार बना लें बस। लेकिन नेताजी ने कहा था कि नहीं, अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, इनको मार के भगाएंगे भाई, हमारे पास सेना भी है, सब कुछ है। लेकिन भारतीय सैनिक लड़े किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। यही कारण था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उधर बर्मा के रास्ते से भारत आ रहे थे, और वो माइक रखते थे, सेना को बोलते थे कि आप लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हो या भारत की तरफ से लड़ रहे हो? हम भारत की तरफ से लड़ रहे हैं, तुम किसकी तरफ से लड़ रहे हो? तो उन्होंने सरेंडर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश में आए, और उनके साथ मिलकर अंडमान निकोबार समूह जो था, सबसे पहले आजाद हिंद सरकार का झंडा वहां पे लहराया था, वो आजाद कराई थी। और ये भगदड़ पूरी मच चुकी थी। और फिर जापान पे एटम बम गिर दिया, दूसरा विश्व युद्ध हार गया, अमेरिका जीत गया, और नेताजी आज भी गुमनाम है। उसका पता ही नहीं, ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उसकी डेड बॉडी है, ना उसकी अस्थियां हैं, कुछ भी नहीं है। वो बंदा आज भी गायब है। लेकिन कभी कभी बीच में रिपोर्टें आई हैं कि भाई वो तो जीवित थे, रसिया में रहते थे। सरकारें कभी पूछती ही नहीं है भाई कहाँ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब पूछती हैं, या किसी ने टाई भी लगाई होगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके देश में आए, अरे भले मानस, वो जब अपने घर से निकले थे तो मुसलमान बन के निकले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो घर में ही गायब हो चुका था, वहां से मुसलमान बन के निकल के गया था, अपनी आईडी बना के इंश्योरेंस एजेंट बन के निकला था वो। गज्जाबी हुसैन कुछ नाम था। फिर वो काबुल के रास्ते उधर पहुंचा, वहां से पासपोर्ट बनवाया, वहां से वो इटालियन बन गया, अपना रूप चेंज कर लिया उसने, इटालियन बन गया। अर्नेंड्रो मास्टे पता नहीं क्या नाम था उसका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो रहे ही नहीं, वो अंग्रेज बन के गए वहां। 18 पासपोर्ट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास, और अलग अलग आईडियां। तो कहां और किस नाम से आप आरटीआई लगाओगे कि ये बंदा मेरे देश में आया था या नहीं आया था? वो मिलेगा ही नहीं। ये पूछते हैं कि रशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आया था, नहीं आया था भाई, बोस तो आया ही नहीं, पता नहीं किस नाम से गया था, कुछ नहीं। मतलब इतना चतुर, और आने वाले 1000 साल में उसको भगवान मानने लग जाएंगे कि रूप बदल लेता था। शायद ऐसा ही हुआ होगा उस समय में, जब मेरे आज देवी देवता बना दिए हैं, मैं
क्षमा मांगता हूं ये चीज बोलते हुए, लेकिन चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको कि भाई वो किस काल में हुए, क्या समय था, क्या कुछ था, क्या नहीं था, मतलब ये देखनी पड़ेगी। ये तो लॉजिक लगता है ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस घर में से कैसे गायब हो गए। ये तो हमारे लिए 150 साल पुरानी बात है, इसलिए वो हमें आम इंसान लगता है। 1000 साल के बाद अगर हमारे बच्चे बात करेंगे तो वो कहेंगे वो तो शक्ति थी, गायब हो गए, पलक जब तक गायब। तो जो उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, इस नेचर का, प्राकृतिक माँ का जो काम करने के लिए लगेगा, उसके पास ये चीजें फिर आती हैं। ये कोई लिखित रूप नहीं है इनका, कोई लिपिबद्ध नहीं है इनका, ये आनी शुरू होती हैं फिर। तो ज्यादा बात ना करते हुए मुद्दे की बात, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये बातें समझनी पड़ेंगी। सिस्टम अपना नहीं है, तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, पुलिस, ये सब अपनी नहीं है। हम करते हैं सिद्धांत की बात कि रुपया आपने असली दिया था कि नकली दिया था, क्योंकि वो उस सिस्टम में रहते हैं, उनको लगता है वो मजाक, क्योंकि वो बुद्धि उनके पास है ही नहीं, वो सोचने की है ही नहीं। ये सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। आज भी ताकत है। मैंने वो जो इंडिया और भारत अलग अलग बोल रहा था, अगर आप हरियाणा के हो, हरियाणा के किस क्षेत्र से हो, आप वो बोली बोलते हो अच्छे से अपनी, और वहां का पहनावा आपके पास है, धोती कुर्ता है, पगड़ी है, लट्ठी है, तबीज ताबाजी है, और वो चाकू जो छोटा सा, वो कुछ भी काटने के लिए रस्सी सूतली रखते हैं। आप इस पहनावे में अगर फ्लाइट में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप भारत के निवासी हो, भारत के आप मालिक हो, और आप अपने उस पहनावे में हो। और ये जो फ्लाइट है ये आपकी सुविधा के लिए है, ये जो रेल है ये कोई कंपनी आपकी आपको सुविधा देने के लिए लाई है अभी, ताकि आपका यात्रा आरामदायक हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। वो आपको आपके पहनावे में बाध्य नहीं कर सकती, ये इलीगल है। उसके ऊपर 1000 करोड़ का मुकदमा हो जाएगा। निहंग सरदार, गुरु की फौज है वो, उनको रोकता है कोई? वो अपना तीर कमान, भाला, तलवार, बर्छी सब रखते हैं, क्योंकि वो अपने उस रूप में है। जो उनकी वो जो गुरु ने फौज बनाई थी वो उस रूप में है। उनको पता है, ड्राइविंग लाइसेंस तक औकात नहीं है पुलिस की उनसे पूछने की। जब तक आप अपने पहनावे में अपने भारत में रहोगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम और विकास के नाम पे हमारे पे थोपते जा रहे हैं। हम भारत के निवासी हैं, मालिक हैं, भारत सरकार हम हैं। भारत सरकार का कोई ऑफिस देखा आपने पूरे भारत में? जब नोटिस तो भारत सरकार दे रही है, या कोई फरमान आता है तो भारत सरकार की तरफ से आता है, तो उसको ऑफिस क्यों नहीं है? भारत सरकार में है गांव, भारत सरकार है गांव, और जो गांव बचेगा तो देश बचेगा। और गांव कैसे बनेगा? ना तो हिंदू बचा सकता है गांव को, बसा सकता है, ना मुस्लिम बसा सकता है अकेला, ना सिख बसा सकता है, ना फिर वो जातियों में जो हम जातियां बनाई हुई हैं, ना वो बसा सकती है एक जाति। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव में नाई नहीं था भाई, मेरा बाबा बोलता था कि गांव में नाई नहीं था, हम नाई दूसरे गांव से लेके आए थे 10 किलोमीटर से। क्योंकि वो कुछ कलाएं होती हैं, 18 कलाएं, 36 जाति, 36 जाति मतलब 36 ज्ञान वाले लोग, ज्ञाता, रस्सी बनाने वाला, जोड़ी बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, सुनार का काम करने वाला, लोहार तो हमें एक ही बताया गया, लोहार लगभग 12 प्रकार के हुआ करते थे। तलवार बनाने वाला लोहार अलग, उसकी पूरी एक जाति थी। भाले बनाने वाला अलग, उसकी एक प्रजाति थी। उसका कसी खुरपे का काम करने वाला अलग, कैंची का काम करने वाला जाति तो पता नहीं। अच्छा क्या काम करा दो, लोहार का करूं, लोहार लिख दो भाई, सुनाओ फलानी कैटेगरी में रख दिया। तेरा क्या काम है भाई, सुनार है, अब चलिए सुनाओ इस कैटेगरी में रख दो। तेरा क्या काम है भाई, उस कैटेगरी में रख दो। अंग्रेजों ने जातियां बढ़ाई, देश में तो उस काम के ज्ञाता थे। जो वो मैं बात कह रहा था कि मेरे बड़े बुजुर्ग कह रहे थे हम नाई दूसरे गांव से लेके आए थे,
18 विद्याएं और 16, मतलब ये मुझे सूत्र पता नहीं है, मैं समझ चाहूंगा, लेकिन जब तक ये पूरी विद्याएं और पूरी कला 36 की 36 अगर गांव में नहीं है तो वो संपन्न गांव नहीं था, वो अधूरा था। इसीलिए मैं उसी गांव की बात कर रहा हूं। अगर वो गांव हो और 70% लोग साइन करके दें तो इनकी एक भी स्कीम और एक भी कानून उस गांव के अंदर नहीं आ सकता, तो वो तभी संपन्न हो सकता है जब लोहार भी चाहिएगा, कुम्हार भी चाहिएगा, सनार भी चाहिएगा। अब ये बताओ, जो मैंने आपको ये बात बोली, अगर ऐसा गांव बनाना है, क्या कोई एक व्यक्ति को हम अगर छोड़ देंगे, क्या वो संपन्न माना जाएगा? फिर नहीं माना जाएगा, वो अधूरा माना जाएगा। तो अब देख लो, हमारे गांव अधूरे हैं या संपन्न है? ऐसे गांव और ऐसी सोच रखने वाले हमने रखने पड़ेंगे, तब जाके हम जीत सकते हैं। और इन चीजों को, इन बातों को जितना ज्यादा बताएंगे, फैलाएंगे, वो हमारे ही काम की चीज है। नहीं तो सरकार का आदमी कोई नहीं आएगा। वो जो सरपंच है, वार्ड का मेंबर है, वो सरकार का आदमी है। वो सरकार की स्कीम आपके पास लेके आ सकता है। आंगनवाड़ी वर्कर है, स्कूल का मास्टर है, वो स्कूल का आदमी है। देखो क्या गेम खेला कि वो जो स्कूल बना था मेरे गांव में, मेरे किसी बड़े बुजुर्ग ने वो दान दे दी जमीन, और फिर वहां पे सांग किया। फौजी साहब है, इनके पिताजी से मेरी बात होती रहती है। उन्होंने बताया कि पाड्डा गांव से हैं, कि पाड्डा गांव में सत्संग सांग हुआ था, गांव के लोगों ने मिलकर सांग करवाया था, और वहां संघ को बुलाया, गांव के लोगों ने देखा, और डोनेशन जो इकट्ठा हुआ उससे वो स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी। और आज इन्होंने जब लाल डोरा तोड़ दिया, और वो स्कूल की जमीन को तो कोई दावे करने वाला था नहीं, सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि भाई अपने लाल डोरे की रजिस्ट्री करवा लो, और बाद में ना कहना फिर आपको पैसे लेंगे, तो सरकार फ्री में करा रही है। अब जो मेरी जोड़ थी, जंगल था, बनी थी, पंचायती जमीन थी, स्कूल था, मंदिर था, मस्जिद थी, जो कुछ भी था, शामिलात थी, उस पर दावा करने वाला कौन था? कोई भी नहीं। वो सरकार ने अपने नाम ले ली। इसीलिए से वो 2 साल जो डिले इलेक्शन किए थे, पंचायत इलेक्शन, वो इसीलिए किए थे, वो सरकार अपने नाम करागी। और आज मेरे जैसे युवा और मेरे गांव के बच्चे भी यही समझते हैं कि सरकार का स्कूल है, सरकार मास्टर लगाएगी, सरकार ये चीज करेगी। नहीं तो गांव में वो ताकत है कि अपनी मर्जी से मास्टर, वो जो गांव की कमेटी है ना, उसमें वो कह के और प्रस्ताव पारित करके अपने गांव की कमेटी के द्वारा, और अपने गांव से ही वो बच्चे लगा सकते हैं जो गांव में पढ़ाने वाले हैं अपने गांव के बच्चों को। और पूरा गांव बैठ के विचार कर ले कि भाई जो स्कूल में मास्टर लगाएंगे तो गांव इसकी तनख्वाह दे देगा भाई 10,000 20,000। वो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं। मेरा गांव 1200 वोटों का गांव है। मेरे गांव के साथियों ने मेहनत करी, खराजपुर गांव से हूं मैं, मेहनत करी, उन्होंने डाटा निकाला। डाटा 58 लाख रुपए 4-5 स्कूलों को जा रहा है एक साल का, मेरे गांव से, 1200 वोटों के गांव से 58 लाख रुपए एक साल का फीस का। इसमें पेन कापी नहीं है, इसमें स्कूल की वर्दी नहीं है, इसमें ट्रैवलिंग नहीं है, इसमें मेडिसिन नहीं है, इसमें इंश्योरेंस नहीं है, जो हम इंश्योरेंस भी करवाते हैं। अगर ये सारा तामझाम मिला ला तो मेरे ही गांव लगभग 2 करोड़ क्रॉस कर देगा। और कितनी जनसंख्या होगी? लगभग 1200 वोटों का गांव है तो 5,000 मान के चलो, 4 या 5,000 की जनसंख्या होगी। मतलब हाँ हाँ, तो 4,000 मान के चलो। अब सोचो 4,000 जनसंख्या वाला गांव, और मोटी सी बात मान के चलो कि 1 करोड़ आए साल का बाहर जा रहा है उसमें से, इंश्योरेंस के नाम पे या सुविधा के नाम पे या स्कूल के नाम पे। अगर वो 1 करोड़ गांव के लोग बैठ के उस पर चर्चा कर लें, क्या संगमरमर का स्कूल नहीं बन सकता गांव में? क्या वॉलीबॉल ग्राउंड या कौन सा ग्राउंड, क्या कुछ नहीं बन सकता गांव में? फिर वही बात दोहराई गई है कि सब कुछ कर सकता है गांव अगर समझो तो। जरूरत नहीं है फिर हमें ना एमपी की, ना एमएलए की, ना किसी मुख्यमंत्री की। ऐसा ही था कि गांव को जरूरत नहीं थी एक राजा की भी। जैसे हमें बताया ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो भाई अपने राजपाट तक सीमित था, गांव में उसका कोई इंटरफेयर नहीं था। अगर गांव में बड़े बड़े वो जो कोई भी फैसला निपटाना हो तो गांव के पंचायती लोग, पंचायती कैसे हुआ करते थे कि कुनबे हुआ करते थे। मान लो किसी के 5 बेटे हैं, उनमें से एक चौधरी था जी,
वो देखेगा बाहर का सिस्टम, कड़ी पंचायत में आना है, सुख दुख में जाना है, और वही सारे बच्चों की शादियां वो कराता था जी। 50 साल पहले, 20-25 साल पहले यही सिस्टम था अपने देश में। मैंने तो देखा जी, हमारा ताऊ भी 2016 में अलग हुए जी। सारा लेन देन, सारी शादियां कराना उसी की जिम्मेवारी थी। औरों का मकसद क्या था? खेत में काम करना, या किसी ने डंगरे चिगाने, एक आड़ी पाड़ी और चौधरी, काम बने हुए थे जी। हाँ, सब के थे। और पूरा कुनबा आपने देखा था, एक बैठक हुआ करती थी और उसके अंदर मकान हुआ करते थे कि दूसरे आदमी की, बाहर के रिश्तेदार की या किसी की भी अंदर एंट्री नहीं थी। वो बाहर दलीज में ही बैठा करता था बैठक में। अच्छा, एक परिवार का तो ये हो गया जो बड़ा है, दूसरे परिवार का दूसरा हो गया। गांव में 5-7 परिवार ही होकर थे, इनके बड़े बड़े बैठ का वो किसी मुद्दे पर बात करना थे, और वही पंचायती थे, वही पंच परमेश्वर था। अब जो मान लो मैं अपने घर का, मान लो मैं चौधरी हूँ, 5 मेरे भाई हैं मेरे से काम कर रहे हैं, और दूसरे हम बैठ का निर्णय कर रहे हैं, मैं ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित करूंगा जो मेरे बच्चों ना खराब करेगा? ये भी सरपंच ऐसा प्रस्ताव उन मेंबरों के साथ मिलकर करेगा जिसमें उसना कमीशन आएगी। ऐसे ही एमएलए कर रहे, इसी कर ना राजा की जरूरत थी, ना एमपी एमएलए की जरूरत थी। तो भाई, ये ब्लॉक वाइज जो मीटिंग शुरू हुई है कि ये चर्चा गांव गांव तक जाओ। आप जैसे भाई हैं भाई, हम तो समझाए भाई, हमारे अगर हम नहीं रहे तो फिर कौन समझे? इसी कर का भाई अब आगे मुहिम चलेगी कि गांव गांव में संपर्क हो, और कॉन्टैक्ट इसीलिए ले जा रहे हैं कि भाई आगे 6 महीने में जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो फोन कर दिया जाएगा, आपके गांव में आएंगे भाई, बैठ के चर्चा कर लेंगे ऐसी। फिर वहां से अगले गांव में, वहां से अगले गांव में। देखो जी, करना तो पड़ेगा, हम नहीं भरोसा कर सकते ना सरपंच का ना सरकार का। अपने गांव की जिम्मेवारी खुद हमें लेनी पड़ेगी। गांव ना बचा लो, गांव अपने आप ना बचा लेगा। भाई देखो, मना नहीं सुना किसी बड़े बुढ़े पे थे, हम तो बैठे हैं जी, 100 साल वाले लोग भी बैठे हैं, तो बहुत कम रह गए हो। भाई गांव में कोई भूख के कारण मर गया हो, या गांव में कोई लंगड़ा हो वो मर गया हो, या गांव में जिसका कोई रिश्तेदार नहीं हो, भाई बंधु नहीं हो, वो भूखा मर गया हो, नहीं मरा मेरे भाइयों। यू देश ऐसा नहीं था, यू गांव ऐसा नहीं था, सब ते देने वाला था ये। कोई नहीं मरने दिया ना, कोई भी, सब ना बचाना थे। लेकिन आज देख लो हम कहां कहां से मारे जा रहे हैं। वो दाई बेचारी किस तरह तोड़ेगा, हम देख दाई वो करो बच्चे पैदा करवादा थी ना, बड़ो बेटे सुने हम ना, कोई मर गया भाई बच्चा करो पैदा करवानी होना, कोई मान लिया 1000 2000 लाखों में कोई केस हो गया, कोई हो गया सो हो गया। आज हॉस्पिटलों में कितने बच्चे मर रहे जी आप लोगों के सामने दिन प्रतिदिन, वो देखो। मतलब 6-6 दिन छठी करते थे उसको, एक दीवा भी नहीं बालने देते थे उस कमरे में। और आज लाइटों की रोशनी, गाड़ियों में ले जाना आना, वो बच्चे चिड़चिड़े क्यों नहीं होंगे? वो चिड़चिड़े तो ये जानते तो वो लग जाए इनका जी अपना इंजेक्शन लग जाता यहाँ है। देखो, ये बिल्कुल बताओ जी आप। ये प्रैक्टिकल है जी, बिल्कुल। वैसे तो डॉक्टर बता पानी भी नहीं देना 6 महीने, हाँ, नमक भी नहीं देना, हाँ। लगाने लग रहा है उसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ जी, देखो बताओ देखो, आप। ये बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल करे है जी। अपना दोस्त है एक, उसने पूरी ईस्वी दी थी अपना, जो संतान पैदा करी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, घर में नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी। आज वो बिटिया लगभग 1.5-2 साल की होने की आई है, आज तक उसने बेड पर पेशाब नहीं करा। फिर समझ में आया, यू चक्कर क्या है भाई? चक्कर समझ में आया कि जब वो इंजेक्शन लगा नहीं यार, बच्चा रोआ, तब पेशाब करा वो उस डर में, उसने कुछ नहीं पता रहता। आप देखो, चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठ कर है, नहीं करता जी, बाहर करेगा जी, वो मुर्गा बाहर करेगा, बाहर करेगा। कौवे का, किसी जानवर पूरा का, सफाई रखेगा हम तो बिल्कुल। कुत्ते का, जहां वो सोएगा वो वहां टट्टी पेशाब नहीं करेगा, चाहे उससे वो उठ का 2 कदम दूर पकड़ दे। अरे इतनी अकल तो वो न भी है कि इंसान का बच्चा ही बेड पकड़ेगा, नहीं करता जी, करता नहीं है। पहले ये वाले बच्चे बता देते थे, रोने लग जाते थे, हाँ, बच्चे मेरे को ये चीज है। ये बिल्कुल सारी है जी, आपके ये प्रैक्टिकल आपकी जीवन में है, लेकिन आप ना उस सारा काम नाम और उस तरीके से सोचना पड़ेगा जी। नाम मोबाइल नंबर लिख देना इसमें, अपना भी है सबके। हमने उस लेवल पर जाकर सोचना पड़ेगा जी, उस प्रकृति के साथ अटैच था ये देश। भाई सब ना जीना, सब ना रहना, अपना जीवन यापन करना है रे भाई, क्यों किसी के जल्लो लड़ा, क्यों किसी की जमीन हड़पा भाई? भाई तुम भी खा ले, मैं भी खा लूंगा,
आराम से खा लो भाई। ऐसे ही था जी सिस्टम। जीवते इकट्ठा करना शुरू करे ना इंसान ना, जीवते मार खा जाए। तो आपने इतने ध्यान से सुना जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बंद कर दो जी।